जय हिंद होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हम यहां पर टोटल 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, देन आफ्टर यूपी जीके के, मतलब मिक्स क्वेश्चन होंगे। और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे उन 40 क्वेश्चन बनेंगे, उनको सेकेंड अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, आपको लिंक दे देंगे, वहां से जा करके देख लेना। तो मैं कहूँगा आज के जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। आपको पता है कब आपका मुकाबला है, कब आपकी परीक्षा है, तो उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज की ये 60 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कुछ नहीं इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में, क्योंकि बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। हर क्लास से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन तैयार होते रहे, तो मेरा मानना है वो दिन दूर नहीं होगा जब आप 100 प्रश्नों में से आपका 80 से 85 स्कोर बनेगा। कोई भी मॉक टेस्ट आ जाए, कोई भी टेस्ट आ जाए, अगर 100 जीके के क्वेश्चन है तो उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन आपके सही होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के 60 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आपको बेल आइकन यानी घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देना। देन आफ्टर मजे के साथ क्लास को एकांत स्थल में जा करके वॉच करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको याद ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल 2025 के हिसाब से कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल 2025 के हिसाब से हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। अदर जो विकल्प आपके दिए गए थे, सरोजिनी नायडू ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। बेबी रानी मौर्य ये पूर्व राज्यपाल थीं। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला विधायक, ये राज्यपाल नहीं थी। तो में आनंदीबेन पटेल ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? तो ये कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। मैं डिटेल से आपको समझा दूं तो महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। इसका अर्थ है भारत का संविधान विदेशी सरकार नहीं बल्कि भारतीय जनता की इच्छा और जरूरतों के अनुसार बनेगा। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश भारत का ही साथियों सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। इसमें अधिक अनुच्छेद, अनुसूचियां और विस्तृत प्रावधान है जो देश की विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और अन्य जो है आपके देश इंग्लैंड, ये लिखित संविधान यहाँ का नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत हुआ था। फ्रांस, अमेरिका लिखित हैं बट ये बहुत छोटे हैं। अपने देश का बहुत लंबा लिखित संविधान है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा साथियों 395 अनुच्छेद थे, अब बढ़ के कितने हो गए? 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं वर्तमान समय के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। समय समय पर संशोधनों के कारण अनुच्छेदों की संख्या क्या है? बढ़ी है। अन्य विकल्प आपके पुराने आंकड़े के अनुसार दिए गए थे जो कि आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देखिए भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या प्रशासक के द्वारा? तो मैं कहूंगा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो भारत में संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? प्रशासन ये जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक या उपराज्यपाल
राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 69वां संविधान संशोधन था जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यहाँ पर दर्जा दिया गया था, याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा और मुख्यमंत्री की व्यवस्था हुई, जबकि उपराज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने अगर लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, बिल्कुल सही बात है। और ये अपनाई किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है, आपको याद कर लेना है ऑप्शन नंबर ए। भारत ने एकल नागरिकता की व्यवस्था इंग्लैंड से अपनाई है। भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता यानी भारतीय होती है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता जैसे संघ प्लस राज्य की व्यवस्था है। तो इस क्रम में एकल नागरिकता की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? साथियों मुझे बताइए। मैं कहूँगा हॉकी की अगर मैं बात करूँ तो यही तो यूपी का आधिकारिक राज्य खेल है। मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल हॉकी है। क्या है भैया? हॉकी है। यूपी में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले हैं और राज्य में हॉकी को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अन्य विकल्प जैसे कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट ये लोकप्रिय हैं लेकिन राज्य खेल नहीं है। तो इसलिए हॉकी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर के साथ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, या वारामिहिर वेंकटगिरी नहीं, ज्ञानी जैल सिंह साथियों। ये मुस्लिम राष्ट्रपति की बात चल रही है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सही जवाब अगर आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ दिया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले यानी प्रथम मुस्लिम क्या थे? राष्ट्रपति थे। राइट आंसर अगर आपने डॉक्टर जाकिर हुसैन को लॉक किया है मेरे प्यारे साथियों तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ये किसे देते हैं? तो यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष रिटायर्ड होना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष यहाँ पर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो इनको दे देते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा मैं आपको डिफाइन कर दूं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। कारण उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संभालता है, इसलिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, कैसे? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही साथियों, इसी के तहत ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित में लाया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के आदेश या 2/3 बहुमत की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो इस क्रम में अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से किया है तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है समानता? तो इसका मतलब होता है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं क्या, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नियुक्त कर देते हैं, या नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को यह जिम्मेदारी दी जाती है। उनका कार्य नए सदनों को शपथ दिलाना और नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक सदन का संचालन करना यह प्रमुख काम होता है। तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी सदन में, या किसी एक सदन में? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है संसद के किसी एक सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। संविधान संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में
प्रारंभ किया जा सकता है, फिर दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपने लॉक किया है, तो बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम ये कब आया था, तो आपको याद कर लेना है, ये संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी जाएगा, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में आया। इस संशोधन में भाषा, भूमि सुधार और न्यायिक अधिकारों से संबंधित बदलाव किए गए। अन्य विकल्प आपके गलत हैं, क्योंकि पहला संशोधन अधिनियम 1951 में ही हुआ था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया या लाया गया। तो यहाँ पर इस किसकी बात चल रही है आपको भी मालूम होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। इसको 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ा डिटेल में, संविधान संशोधन 1976 को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया और इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के शक्तियों में बदलाव किए गए। अन्य विकल्प जैसे 24वां, 25वां या 54वां, ये अलग मुद्दों पर आधारित संशोधन थे जो कि आपके गलत हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर सवाल आ जाए तो आपको बिहार लॉक कर देना। बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा समझा दूं तो देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय यानी कि सबसे कम है। इसका कारण यह है कम औद्योगिकीकरण और कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था। अन्य विकल्प उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं, तो इसलिए ये आपके गलत हो गए थे। बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्थान कौन सी है या संस्था कौन सी है। तो आईबीआई बैंक करती है, नीति आयोग करता है या वित्त मंत्रालय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की अगर बात की जाए तो ये भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली पहली संस्था है, जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा समझा दूं, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भारत की राष्ट्रीय आय, GDP और आर्थिक आंकड़े तैयार करता है। यह संस्था कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का डेटा एकत्र करती है। अन्य विकल्प की अगर बात करें, RBI मौद्रिक नीति और बैंकिंग नियंत्रण, नीति आयोग योजना और विकास नीति के लिए, और वित्त मंत्रालय बजट और राजस्व नीति के लिए। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSO बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब? 1951 में ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। याद कर। क्वेश्चन की बात करें, कह रहा दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का त्योहार है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आप लोग डिटेल से समझ लीजिए, जो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख और सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार माँ दुर्गा की पूजा और स्वागत के लिए मनाया जाता है। विशेषकर कोलकाता में भव्य आयोजन इसका होता है। तो इस क्रम में अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर का त्योहार तो हर प्रत्येक वर्ष रविवार को मनाया जाता है। ईसा मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है आपने, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप करें डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो आपको कोपेनहेगन याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन यूरोप का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र है। अन्य विकल्प आपके जो दिए गए थे वो गलत इसलिए थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है रेनबिन्बी किस देश की मुद्रा है, तो ये साथियों में कहूंगा चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है? रेनबिन्बी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं, रेनबिन्बी चीन की आधिकारिक मुद्रा है। एग्जाम्पल के थ्रू चीन में सभी लेन देन रेनबिन्बी में किए जाते हैं और इसका मुख्य नोट युआन कहलाता है। अन्य विकल्प जैसे जापान, उसमें एन है। इटली यूरो, पहले लीरा कहा जाता था। राइट आंसर चीन आपको करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच हो जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। तो आपको याद कर लेना है, भोपाल में ये स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भोपाल
में स्थित है? यहाँ पर आपने राइट आंसर भोपाल के साथ किया होगा। इंदिरा एक प्रमुख मानव इतिहास और सांस्कृतिक संग्रहालय है। यह भोपाल यानी मध्य प्रदेश में कमला हिल्स के पास स्थित है और मानव सभ्यता की कहानी यहीं से दर्शाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले अपने प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपनी अटेंडेंस लाइक के बटन के माध्यम से लगा करके कम से कम जय हिंद का नारा तो देते चलिए, जय हिंद, और या फिर हैप्पी न्यू ईयर टैग तो कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अपने ऐसे हैं जो 2026 के आगमन पर अभी तक हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोले हैं, तो आप हमसे विश कर सकते हैं। आई होप आप लोग जरूर विश करेंगे, ठीक है। साइलेंट वैली की अगर बात करें या शांत घाटी की बात करें, ये कहाँ पर है? जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में क्या है? स्थित है। यह वन्य जीवों और दुर्लभ जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इस क्रम में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगर हम लोग बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। ये मुंबई में स्थित है। मुंबई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। यह बोर्ड भारत के क्रिकेट का प्रशासन और टूर्नामेंट आयोजन करता है। अगर हम लोग बात करें, आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? फुटबॉल का खेल खेलते हैं सुनील छेत्री, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। यहाँ समझ लीजिए, सुनील छेत्री भारत के प्रमुख फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए कई गोल किए और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध निम्न में से किससे है? चिकित्सा है, नहीं। वास्तुकला से है, नहीं। संगीत से, नहीं। युद्ध कौशल से इसका संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको डिटेल से बताऊं तो धनु यजुर्वेद का एक क्या है? उपवेद है और इसका संबंध है युद्ध और शस्त्र कौशल से। इसमें तीर कमान घुड़सवारी और युद्ध रणनीति की जानकारी दी जाती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों की अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर हम लोग बात करें निरुक्त शब्द की, तो वेदों का एक ऐसा अंग है जो कि जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या से संबंधित है। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं, निरुक्त वेदों का वह अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह की व्युत्पत्ति और उनके सही अर्थ समझाने में मदद करता है। तो इस क्रम में निरुक्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना। तो प्रथम साहित्यिक जब इसको अभिलेख माना जाता है, इसमें शामिल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा कौन सा है ये आपको मालूम होना चाहिए। चौथा आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, अथर्ववेद यानी कि 4 वेद हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपका मंत्र और स्तुतियां हैं और सामवेद में संगीत और गायन दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड हैं। अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि और मंत्र, ये आपके यहाँ पर 4 वेद हैं और यहाँ पर इनको बिल्कुल संगठित किया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता यहाँ पर साथियों जयदेव हैं। जयदेव आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जयदेव जो है, ये गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया ये क्या है? महाकाव्य है। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम तथा भक्ति भाव का सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर ये पूछा जाए तो आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा। क्या नाम था इनका? नाम मूलराज प्रथम। अगर इनकी बात करें तो यही गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर डिटेल से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। राज प्रथम ने गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश की स्थापना की और पाटन को राजधानी बनाया। तो इस क्रम में मूलराज प्रथम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर अगर बात करें नन्नुक या चंद्रवर्मन की बात करें तो इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। उसके बाद 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, ये आपको याद कर लेना। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का यहाँ पर क्या था? प्रतीक था।
नाना साहब का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आपको धोंधू पंत याद रखना है। धोंधू पंत की अगर बात करें तो ये नाना साहब का वास्तविक नाम था। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मंगल पांडे सिपाही था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल पांडे ये जो सिपाही थे, इसमें नेटिंग इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, चित्रकूट या प्रयागराज, अयोध्या। तो यहाँ पर ये चित्रकूट या प्रयागराज, तो यहाँ पर ये प्रयागराज में स्थित है। त्रिवेणी संगम आपने बहुत नाम सुना होगा। और अगला देखिए, यहाँ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो ये किसके साथ करता है? अफगानिस्तान देश के साथ साझा करता है। भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में जो बांटा गया है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये कर्क रेखा के माध्यम से दो बराबर हिस्सों में इसको बांटा गया है। दो बराबर हिस्सों में इसको बांटा गया है, तो इस क्रम में कर्क रेखा आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में कर्क रेखा विभाजित करती है, जो लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और देश के बीच से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तरी उष्णकटिबंधीय और दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा बन जाता है। प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां ब्यास, चिनाब हैं। ब्यास और रावी ये भी हैं। चिनाब, रावी और सतलुज, या ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। पर ये सबसे सटीक आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सारी नदियां सम्मिलित हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में कई प्रमुख नदियां निकलती हैं। ब्यास सतलुज की सहायक नदी है। चिनाब जम्मू कश्मीर की तरफ बहती है। रावी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज पंजाब की तरफ बहती है। और यमुना उत्तर भारत की प्रमुख नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये आपने किया होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए जब जब आपका पढ़ने का मन ना करे या वीडियो को छोड़ने का मन करे, तो समझ लीजिएगा वही पॉइंट आपका वो है जिस पॉइंट पर आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि सिलेक्शन से आपकी दूरी कम होती जाएगी और जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी उतना आपको हो सकता आलस्य आए। तो आपको आलस्य नहीं करना है। पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है और उस समय आपको पढ़ाई करते ही जाना है। आपको दिक्कत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, उस दिक्कत को बर्दाश्त करेंगे, कंज्यूम करेंगे। उसी को तपस्या और कठिन परिश्रम कहते हैं, संघर्ष उसी को कहते हैं। तो अगर आपका ऐसा मन कर रहा है, आप वीडियो को छोड़कर चले जाएं, आपने इतना कर लिया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बने रहिए, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे सौरमंडल के अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह, ये बात आपको भी पता है, ये रिवीजन के क्वेश्चन है, फटाफट करिए। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आपने किया होगा। आपको समझा भी दूं, केतु की पूंछ हमेशा सूर्य की किरणों और सौर वायु की दिशा के विपरीत होती है। जब धूमकेतु पृथ्वी के पास आता है तब भी उसकी पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ नहीं बल्कि उससे दूर की दिशा में होती है। तो इस क्रम में आपकी सूर्य से दूर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी, उस पर सफेद धारियां यानी कि बैंड हैं? तो यहाँ पर ये किसकी बात चल रही है? ये बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। जवाहर रोजगार योजना आपको याद कर लेना है, इसको मैं समझा भी दूंगा। जवाहर रोजगार योजना वास्तव में 7वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1985 से 90 के दौरान शुरू की गई थी। उद्देश्य था गांवों और गरीबों के लिए रोजगार सृजन, विशेषकर अल्प कुशल और बेरोजगारों के लिए। इस योजना के तहत सामाजिक और ग्रामीण विकास कार्यों में लोगों को रोजगार दिया गया। तो इस क्रम में अगर आपने राइट आंसर 7वीं को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। यह आपका वास्तव में 7वीं यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया? तो भारत सरकार की अगर मैं बात करूं, इसने ट्राइफेड ये कब बनाया? तो ये 1987 में साथियों भारत सरकार ने ट्राइफेड बनाया था। यहाँ पर समझ सकते हैं, वर्षीय योजना के मॉडल को निवेश आयोग का मॉडल कहा जाता है। पहली या दूसरी या अब फिर 5वीं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बेसिकली दूसरा ही जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी या सी। यहाँ पर मैंने 2 फैक्ट देखे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। गूगल तो आपका शायद दूसरा सेलेक्ट कर रहा है,
या फिर पांचवा। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बुक में यहाँ पर दो यहाँ पर फैक्ट हमें दिखाई दिए, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। आई थिंक दूसरा ही है या फिर आपका पांचवा, आप लोग इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर तो दूसरा दिखाया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। इस योजना में भारी उद्योग और पूंजीगत निवेश पर जोर दिया गया और इस योजना आयोग के निवेश मंडल के अनुसार तैयार किया गया था। यहाँ पर आपको पांचवा ही लॉक कर देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका तेलंगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तेलंगाना है, जिसने भारत में पहली बार ऐसी योजना की शुरुआत की जो आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और एकल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इस क्रम में तेलंगाना आपको याद कर लेना है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? वन योजना की जब भी बात की जाए तो 2010 आपको याद कर लेना है, ये 2010 में स्टार्ट की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है, गैसोहॉल एक मिश्रण है। ये किसका किसका मिश्रण है? गैसोहॉल। याद कर लेना, गैसोलीन और एथेनॉल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आपका बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है? तो यहाँ पर ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन। तो मैं कहूँगा मीथेन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैस संयंत्र से जैव अपशिष्ट और गोबर से गैस ये बनती है। इनमें मुख्य ईंधन गैस मीथेन CH4 होती है, जो कुकिंग और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का उपयोग रसोई गैस और लाइटिंग के लिए किया जाता है। तो इस क्रम में ये आपका मीथेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, काठ, कोयला या प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो आपको अधिकतम तापजनक मान की जब भी बात की जाए तो ये आपका हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आंसर अगर आपने हाइड्रोजन को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ इसका करेक्ट आंसर। की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B12 की वजह से हो जाता है रक्त अल्पता नामक बीमारी, यानी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाती है, जिससे शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर आने लगते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मांस, अंडा, दूध और पनीर में विटामिन B12 पाया जाता है। अन्य विकल्प B1 थायमिन नसों और ऊर्जा के लिए है। रिबोफ्लाविन त्वचा और आंखों के लिए, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए B6 है। तो राइट आंसर अगर आपने B12 को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये कैसी लगी क्लास, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के हमारे सेकेंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर स्मार्ट स्टडी DS करके उसका नाम है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्लाइड में उसका लोगो दिख रहा है, ये स्मार्ट स्टडी DS यहाँ पर लोगो ये लगा हुआ है, इसको सर्च कर लेना और वहाँ पर करंट अफेयर की डेली वीडियोस आने वाली हैं, उनको देख करके अपने एग्जाम को क्रैक करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। एक बार इस क्लास का स्कोर कार्ड हमें बता करके ही तभी आप लोग जाइएगा। हम सभी लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।